हाय फ्रेंड्स, मैं क्लास 8 का 2021 का बुक अभी बताने वाली हूँ। उसका डिटेल में बताऊँगी आगे जाके मैं। तो हिंदी में आपको दो बुक मिलेगी। एक जो है ग्रामर की है, जो मेन इम्पॉर्टेंट है, वो है हिंदी व्याकरण तथा रचना। उसमें आपको ग्रामर पूरा बताया जाएगा। फिर दूसरी बुक जो है वो अलग पब्लिकेशन की भी हो सकती है, दोनों ही बुक, इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है स्कूल में। मैं आपको जिस स्कूल का बता रही हूँ वो भी बहुत ही अच्छा स्कूल है इंडिया का, और ये मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्कूल में आता है। और दूसरा जो स्कूल में आपको बुक मिलेगी वो है स्टोरी की, और उसमें कहानियाँ और कविताएं होंगी, और अलग अलग रचनात्मक हो सकता है उसमें। दूसरी जो बुक मिलेगी आपको वो कहानी और कविता की मिलेगी, जो हिंदी पाठ्य पुस्तक होगी। इसमें आपको थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है क्योंकि पब्लिकेशन का डिफरेंस हो जाता है। तो मेन आपको ग्रामर पे भी फोकस इसलिए करना है क्योंकि ग्रामर में भी ऑलमोस्ट सेम कवर किया जाता है सारे ही पब्लिकेशन में भी। तो आइए देखते हैं कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। आपको क्लास 8 का और भी किसी सब्जेक्ट का अगर सिलेबस जानना है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा क्लास 5 के सारे सब्जेक्ट के सिलेबस जो कि लेटेस्ट है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई प्ले लिस्ट। उसके अलावा क्लास 1 का भी सिलेबस पूरा डिटेल में बताया गया है, जो कि एक वीडियो में ही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो 8वीं क्लास की विषय सूची में फर्स्ट टॉपिक जो है वो है भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज, व्याकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर, और लिपि को बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो इसमें भाषा का डेफिनेशन पढ़ना है, फिर उसके टाइप्स क्या हैं, भाषा का उद्देश्य क्या है, विचारों का आदान प्रदान करना होता है इसका उद्देश्य, वो सारा पढ़ना है इसके बारे में डिटेल में। और उसके टाइप्स भी पढ़ने हैं, जैसे कि मौखिक भाषा जो बोलने में होती है, फिर होती है लिखित भाषा जो हम लिखने में यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद लिपि है। ये दोनों ही टाइप्स बस पढ़ने हैं और बहुत लंबा नहीं पढ़ना है। उसके बाद लिपि है, लिपि में आपको डेफिनेशन पढ़ना है और कौन कौन सी लिपि यूज़ करते हैं वो बताया जाता है। जैसे कि राजभाषा जो है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, मानक भाषा जो होता है जिसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं। तो भारत मानक भाषा में श्रेष्ठ साहित्य की रचना होती है, और सरकारी काम काज जो होते हैं वो साहित्यिक भाषा लिटरेसी लैंग्वेज में होता है, और राजभाषा भी उसे बोला जाता है जो कि इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। फिर लास्ट में हमें जो पढ़ना है वो है व्याकरण। इसमें व्याकरण का डेफिनेशन है और व्याकरण के अंग क्या क्या हैं, जैसे कि वर्ण विचार, शब्द और वाक्य विचार। वर्ण विचार को इंग्लिश में बोलते हैं फोनोलॉजी, शब्द विचार को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, और वाक्य विचार को बोलते हैं सिंटैक्स। और बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं पढ़ना है इसको, बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है, बस चैप्टर 1 में इतना ही है। उसके बाद आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 जो है वो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। चैप्टर 2 का है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णमाला पढ़ना होगा। वर्णमाला में क्या क्या आता है, जैसे कि स्वर, व्यंजन, ये सारा कुछ बताया जाएगा, जो कि वर्णों के टाइप्स भी होता है, स्वर और व्यंजन। फिर इसी में स्वरों की मात्राएं बताया जाएगी, स्वतंत्र रूप से यूज़ करने वाले कौन कौन से होते हैं शब्द, वो सारा कुछ बताया जाएगा। फिर स्वरों के भेद भेद जो होते हैं वो भी बताया जाएगा, जैसे कि शॉर्ट वॉवल्स होते हैं जिसको कि ह्रस्व बोलते हैं, हर्षिकार बोलते हैं। फिर लॉन्ग वॉवल्स जो होते हैं उसको दीर्घ बोलते हैं, जो कि लॉन्ग साउंड करता है। फिर होता है प्रोट्रैक्टेड वॉवल्स जिसे प्लुत बोलते हैं। ये तीनों का भी बताया जाएगा। और प्लुत स्वर में जैसे होता है ओ, उ, म, रा, उ, म हलंत के साथ, ये सारे होते हैं प्लुत में। और हर्षय स्वर में होता है अ, ई, उ, छोटा वाला। दीर्घ स्वर में जो लंबा जाता है, जैसे कि आ, ई, उ, ये सारा होता है। फिर उसके बाद अनुनासिक स्वर पढ़ा जाता है, जो कि सेमी नेजल वॉवल होता है। फिर व्यंजन है, व्यंजन में जैसे कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग का मतलब होता है क से लेकर ड़ तक, क, ख, ग, घ, ड़। वैसे ही चवर्ग जो होगा वो च, छ, ज, झ, इया। इसी तरह से टवर्ग
तवर्ग और पवर्ग है। पवर्ग जो होता है वो प से लेके ह तक होता है। फिर व्यंजनों के भेद पढ़ना है, जैसे कि स्पर्श। स्पर्श जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप्स। फिर सेकंड में है अंतस्थ, जो सेमी वॉवल्स होता है, जो बीच में लगाया जाता है, जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है बट सेमी होता है। फिर थर्ड में है ऊष्म, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सिबिलेंट्स। इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। और संयुक्त व्यंजन जो है उससे मिले हुए शब्द फिर बताने हैं, आगत ध्वनियाँ बतानी हैं। फिर श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों के भेद भी बताए गए हैं, जैसे कि जैसे अल्प प्राण और महाप्राण होता है, 2 टाइप्स होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, जैसे कि क, ग, र। महाप्राण में जो होता है ज़्यादा वायु निकलती है बोलते हुए, जैसे कि श, स, ह, इसे महाप्राण बोलते हैं। ये भी बस थोड़ा ही है, छोटा छोटा है, डेफिनेशन बस इसका पढ़ना है और थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं बस। थर्ड चैप्टर है वो है वर्तनी विचार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। जैसा कि आप जानते हैं भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का मौखिक रूप ही उसका मूल रूप होता है और लिखित जो होता है उस पर आधारित होता है। तो मौखिक के रूप को लिखित रूप में परिवर्तन करने के नियमों को उस भाषा की वर्तनी व्यवस्था बोलते हैं। इसमें इसके 3 स्तर जो है, लेवल्स जो हैं वो भी समझना है, जैसे कि वर्ण स्तर, शब्द स्तर पर, शब्द स्तर का टाइप्स जो है शिरोरेखा, अनुस्वार, वो सारा कुछ भी पढ़ना है इसमें। और फिर थर्ड में जो वाक्य स्तर पे है तो उसमें भी बच्चों को बताया गया कि कैसे वाक्य स्तर पे लिखित में परिवर्तित होता है। फोर्थ चैप्टर जो है वो है संधि। संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग ऑफ वर्ड्स, और उसका शाब्दिक अर्थ है मेल करवाना, मतलब शब्दों का मेल करवाना, जैसे कि वेद प्लस अंत, वेदांत, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो उसमें उसके संधि विक्षेप का डेफिनेशन पढ़ना है, फिर उसके टाइप्स पढ़ना है, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि की जो टाइप्स हैं वो भी पढ़ना है। उसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। 5वां चैप्टर जो है वो है शब्द विचार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। भाषा में प्रयुक्त शब्द समूह को शब्द भंडार कहते हैं, और भाषा में कैसे शब्दों को यूज़ करना है ये सारा कुछ, उसका वर्गीकरण भी पढ़ना है। शब्दों का वर्गीकरण क्या क्या चीज़ पे बेस्ड है वो पढ़ना है, जैसे कि 5 टाइप्स इसमें मोस्टली बताया गया है, जैसे कि शोध के आधार पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स। सेकंड जो है वो है अर्थ के आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीनिंग। थर्ड जो है वो प्रयोग के आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेस। फोर्थ जो है वर्गीकरण वो है रचना के आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। फिर फिफ्थ जो है वो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल फंक्शंस। फिर उसी में बताया गया है थोड़ा थोड़ा कि शोध के आधार पे कैसे करना है, तत्सम तद्भव, देशज विशेषज, संकर, ये सारा कुछ भी उसमें बताया गया है कि तत्सम क्या होता है, वो शोध के आधार पर के ये सारे वर्गीकरण किया गया है 5 टाइप्स में। शोध के आधार पर जो है वो मोस्टली है, उसमें 5 तरह से वर्गों में बांटा गया है। एक है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे तत्सम बोलते हैं, जैसे कि सूर्य, मित्र, पुस्तक, कन्या, विद्या, नासिका, गृह, आत्मा, तपस्वी, राजा, अहंकार, ये सारे जो है संस्कृत में भी यूज होता है और हिंदी में भी होता है। फिर है तद्भव। तद्भव जो होता है उसका मतलब होता है तत् और प्लस भव, अर्थात उसी से उत्पन्न। संस्कृत के वो शब्द होते हैं इसमें जिसे बदलकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, जैसे सप्त,
वो होता है सात। घृत, घी, सत को बोलते हैं साप। फिर है देशज और विदेशी। देशज का अर्थ है देश में जो उत्पन्न हुआ है। विदेशी का मतलब है कि अनेक भाषाओं का प्रभाव के कारण हिंदी में जैसे कुछ अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के जो शब्द प्रचलित हो गए वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अंग्रेजी शब्द हो जाते हैं डॉक्टर, कॉलेज, स्कूल, रेडियो, टेलीफोन। फारसी में हो जाते हैं कागज़, दुकान, फौज, बादाम, अचार, आसमान। अरबी शब्द हो जाते हैं अदालत, ताकत, वकील, हवा। तुर्की में बोला जाता है कैंची, चाकू, तोप, कुर्ता, लाश, चेचक। पुर्तगाली में है पादरी, संतरा, कमरा, गमला। चीनी में है चाय, लीची आदि। फिर पांचवा जो है वो है संकर शब्द। ये दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द बोलते हैं। ये संकर है, शंकर नहीं है, संकर शब्द। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं जैसे कि हिंदी और संस्कृत। वर्षगांठ, ये हिंदी और संस्कृत मिलकर बना हुआ है। कपड़ा और उद्योग, पूंजीपति। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, उसमें अर्थ के आधार पर शब्द भेद होता है जैसे कि एकार्थी शब्द होता है, अनिकार्थी शब्द होता है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होता है, विपरार्थी या विलोम शब्द होता है। एक ही अर्थ वाले शब्द को बोलते हैं एकार्थी, जिसका एक ही अर्थ होता है जैसे कि घोड़ा, पुस्तक, कुत्ता। दूसरा जो है अनिकार्थी शब्द, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं जैसे कि कुल। तो कुल को हम सब मिलाकर भी बोल सकते हैं कि सारा कुछ मिला के कुल इतना हुआ। फिर कुल का मतलब वंश भी होता है कि उसके कुल का है। फिर होता है परिवार, मतलब मेरे कुल का है। हंस, हंस के भी बहुत सारे अनिकार्थी शब्द है, बहुत सारे उसके मतलब होते हैं। हंस का मतलब होता है सूर्य, हंस का मतलब आत्मा भी होता है और पक्षी का भी नाम है ये। फिर है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, जैसे कि अंबर, तो उसके बहुत सारे शब्द है। नभ, व्योम, गगन, आकाश। ऐसे सब शब्द जिसके अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इंद्र, इंद्र को बहुत सारे शब्दों से बोलते हैं जैसे कि महेंद्र भी बोलते हैं, देवराज बोलते हैं, सुरेंद्र बोलते हैं, देवेंद्र बोलते हैं, सूरपति बोलते हैं, सुरेश बोलते हैं, पुरंदर बोलते हैं। तो एक ही नाम के बहुत सारे नाम जो है वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। फिर विपरीत जो होता है या विलोम शब्द जिसे बोलते हैं, जो कि उल्टा होता है, उल्टा शब्द जिसका होता है। आय है तो उसका विलोम शब्द होगा व्यय, कायर है तो उसका विलोम शब्द होगा वीर। फिर तीसरा जो टाइप्स था हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पे, उसमें प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द। फिर चौथा टाइप जो था वो रचना के आधार पर है, उसमें है रूढ़, यौगिक शब्द, योग रूप शब्द। फिर पांचवा टाइप जो था उसके सारे छोटे छोटे ही पढ़ने हैं। पांचवा टाइप जो है वो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जो था उसकी दृष्टि में शब्द के 2 प्रकार होते हैं, वो विकारी शब्द होता है और अविकारी शब्द होता है। इसका भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, उसका डेफिनेशन बताया गया है और उसका बस टाइप्स बताया गया है। जैसे कि विकारी शब्द का डेफिनेशन के बाद टाइप्स जो है वो 4 भेद बताया गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उससे ज़्यादा नहीं बताया गया कुछ भी। अविकारी शब्द का भी बस डेफिनेशन बताया गया है और उसके भी 4 भेद बताए गए हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। बस उसमें उसका आगे कुछ भी नहीं बताया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग है। अनिकार्थी शब्द जो है उसी को डिटेल में बताया गया है। बहुत सारे मीनिंग जिसके मैंने बताया कि हाँ ये काल है तो काल का अर्थ समय भी होता है, यमराज होता है, मृत्यु होता है, शिव होता है। तो ये सारे बहुत सारे शब्द मिलेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, वो उनको याद करना है। जल है, जल को पानी, जल जाना, या फिर जड़ है तो उसको मूर्ख भी बोलते हैं, अचेतन बोलते हैं, वृक्ष का मूल भी बोलते हैं। ये सारा कुछ पढ़ना है। अनिकार्थी शब्द में उनको 2-3 पेज का मिलेगा, उसमें बहुत सारे लिस्ट में होंगे वर्ड्स, वो पढ़ना है। फिर पर्यायवाची शब्द में भी उनको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिनके पर्यायवाची उनको याद करना होगा, वो भी 2 पेज का आपको मिलेगा। उसके बाद विलोम शब्द है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में भी बच्चों को 2-3 पेज के बहुत सारे वर्ड्स के लिस्ट मिलेंगे जो कि अपोजिट वर्ड्स उसमें याद करना होगा। फिर है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द,
जो कि सिमिलर साउंड करते हैं मीनिंग में, वैसे वाले शब्दों की भी लिस्ट है, उसका भी 2 पेज याद करना है। जैसे अधिक, तो उसका सिमिलर है पर्याप्त। अधिक का मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, पर्याप्त मतलब आवश्यकता के अनुरूप। फिर नेक्स्ट जो है वो लिस्ट है बच्चों के लिए, पेयर्स ऑफ सिमिलर वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। उसके भी बच्चों को लिस्ट दिए गए हैं। जैसे कि शब्द है अंश, उसका अर्थ होता है भाग। अंश, उसका मतलब होता है कंधा। तो अंश और अंश थोड़ा सा सेम साउंड करता है, पर दोनों का मतलब अलग होता है। अकथ, जो कहा ना जा सके उसका मतलब है, बट अथक उसका मतलब होता है बिना थके। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि अनुपम, जिसकी कोई उपमा ना हो, उसको एक शब्द में बोला जाएगा अनुपम। अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो, उसको एक शब्द में बोला जाएगा अनपढ़। तो उसकी भी लिस्ट बच्चों को दी गई है, 1 पेज की ही है। वो सारे चैप्टर 5 में ही थे। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर 6 है, शब्द रचना। उसमें है उपसर्ग, प्रत्यय और समास, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड कंपाउंड। इसमें बच्चों को उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा जो वर्ड्स की फॉर्मेशन होते हैं वो बताया गया है। जैसे कि प्रीफिक्स होता है, उपसर्ग जो होता है वो उप प्लस हार, उपहार, उपसर्ग या प्रीफिक्स। वे शब्दांश जो शब्दों के आदि में, मतलब उसके आरंभ में, स्टार्टिंग में जुड़कर शब्दों का अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या कोई नई विशेषता लाते हैं, उसे बोलते हैं उपसर्ग। जैसे कि हार में उसके स्टार्टिंग में अगर आपने उप लगा दिया तो वो हो जाता है उपहार। दुर्बल, वो हो गया दुर्बल। उपग्रह, वो हो गया उपग्रह। तो इसी तरह से बच्चों को इसमें भी लिस्ट मिला हुआ है, और इसमें कुछ टाइप्स हैं वो भी बच्चों को अलग अलग जैसे उपसर्ग बताया गया है। हिंदी के उपसर्ग जैसे है तो वो बताया गया है कि अध, तो अध पका, अध खिला, अध जला, तो ये हिंदी के हो गए। फिर अरबी फारसी के भी थोड़ा कुछ बताया गया है, जैसे कि अल, तो अल बत्ता, अल गरज, अलविदा। फिर दूसरे भी शब्द बताए गए हैं। फिर इंग्लिश में भी उपसर्ग जैसे होते हैं सब, तो सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, डिप्टी, तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। फिर एक ही शब्द में प्रयुक्त 2 उपसर्ग भी होता है, जैसे कि निर प्लस आ, निराकरण। इसमें निर भी यूज हुआ और आ भी यूज हुआ है। फिर अ और नी, ये 2 यूज होता है और बनता है अनियंत्रित। फिर है सेकंड प्रत्यय, सफिक्स, वो स्टार्टिंग में यूज होता है और ये लास्ट में यूज होके वो नया शब्द जो होता है, जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के भेद भी बताया गया है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होता है, जो क्रिया के मूल धातु रूप के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं, उसे कृत बोलते हैं। और जैसे कि थक, आवट, थकावट, लिख, आई, लिखाई, जो होता है वो है समास। समास को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास बोलते हैं। जैसे डाक के लिए गाड़ी, उसको बोलते हैं डाक गाड़ी। घोड़ों की दौड़, उसे बोलते हैं घुड़दौड़। इसमें समास के भेद पढ़ने हैं, जैसे अव्ययी, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, दव पुरुष। इसमें समास के भेद पढ़ने हैं, जिसमें इसके 4 टाइप्स ऑफ समास बताया गया है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, दमदम एंड बहुव्रीहि। इसमें इसके एग्जाम्पल्स बताए गए हैं और इसके डेफिनेशन बताए गए हैं। उसके बाद आपको डेफिनेशन पढ़ना होगा संधि और समास में। संधि और समास में क्या अंतर है वो पढ़ना है। रेखा और अंकित, ये दोनों शब्द मिलके बने रेखांकित, ये है संधि। रेखा से अंकित, ये हुआ समास, मतलब रेखा से अंकित, तो समास इसका हुआ रेखांकित। 7वां नंबर चैप्टर जो है, 7th नंबर चैप्टर जो है वो है
नाउन, संज्ञा, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। इसमें नाउन का डेफिनेशन है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर इसके टाइप्स पढ़ना है, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा के 2 टाइप्स होते हैं, द्रव्यवाचक मैटेरियल नाउन और दूसरा होता है समुदायवाचक। फिर बच्चों को लिंग भी पढ़ना है, जेंडर पढ़ना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और उसके नियम पढ़ने हैं। लिंग निर्णय के कुछ नियम, जैसे कि नित्य स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग, पुल्लिंग की पहचान, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन। सागरों के नाम जो होता है वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, वो सारा कुछ बताया गया है। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। बताई गई, जैसे लिपियों के नाम जो होते हैं मोस्टली स्त्रीलिंग होती है, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होती है, गंगा, यमुना। भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, बेलों के नाम, जूही, चमेली, मल्लिका, मधुमती, ये सारे स्त्रीलिंग ही होते हैं। फिर बच्चों को बहुत सारे इसके वर्ड लिस्ट भी दिए गए हैं। फिर पढ़ना है वचन। वचन जो है उसमें इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स, एक वचन और बहुवचन। थर्ड में है कारक। कारक को इंग्लिश में बोलते हैं केस। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसको कारक कहते हैं। कारक के टाइप्स जो है वो 8 होते हैं, 8 होते हैं, 8 भेद होते हैं कारक के। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण एंड संबोधन। उसके बारे में भी डेफिनेशन पढ़ना है और उसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। संज्ञा के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले पद सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, उस, उसके, उसकी, उसे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। उसका डेफिनेशन और उसके टाइप्स और उसके वर्ड लिस्ट बताए गए हैं बच्चों के। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 9 है, वो है विशेषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। फिर इसके डेफिनेशन पढ़ना है और इसके टाइप्स पढ़ना है। विशेषण के भेद जो होते हैं वो 4 होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण एंड सार्वनामिक विशेषण। इसमें भी बच्चों को उसके टाइप्स बताए जाएंगे और उसके डेफिनेशन और वर्ड लिस्ट बताया जाएगा। 10th नंबर चैप्टर है क्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। क्रिया जो होता है वो डूइंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है, रीडिंग जो है वो उसका क्रिया है, कर्म है। फिर इसमें क्रिया के प्रकार पढ़ने हैं, अकर्मक क्रिया। फिर सेकंड टाइप से इसका जो है सकर्मक क्रिया, उसका डेफिनेशन है और एग्जाम्पल्स है। सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, और उसके कुछ अन्य क्रियाएं, जैसे क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं, उसको भी पढ़ना है। फिर इसी में काल है, काल को इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं, भूतकाल जो पास्ट टेंस होता है, सेकेंड है वर्तमान काल जिसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, एंड भविष्यत काल जो कि फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ये थर्ड टाइप से। फिर भूतकाल के डेफिनेशन है और उसके टाइप से, उसके 6 टाइप होते हैं भूतकाल के। भूतकाल वो समय होता है जो कि पास्ट के बारे में बताता है, जैसे बच्चे खेल रहे थे, तो थ से कंप्लीट होने वाले सेंटेंस भूतकाल में होते हैं। भूतकाल के जो भेद है वो 6 होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत एंड हेतु मदभूत। फिर वर्तमान काल है, वर्तमान काल जो हो रहा है समय उसे बोलते हैं वर्तमान काल। जैसे नेहा खेल रही है तो खेल रही है, तो वर्तमान काल हो जाएगा। वर्तमान काल के भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान एंड संदिग्ध वर्तमान। थर्ड टाइप है भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे फ्यूचर टेंस बोलते हैं, भविष्यत काल बोलते हैं। भविष्यत काल के भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत,
फिर उसके डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स भी पढ़ना है। फिर सेकंड है वाच्य। वाच्य मतलब वॉइस। वाच्य के भेद और उसका डेफिनेशन पढ़ना है, जैसे कि कर्तृवाच्य, भाववाच्य। फिर 11th नंबर चैप्टर है अविकारी शब्द, इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। अविकारी शब्द में पढ़ना है क्रिया विशेषण, एडवर्ब बोलते हैं जिसे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके 4 भेद हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। फिर इसमें परिमाणवाचक के भी 5 भेद पढ़ना है, अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्तवाचक, तुलनावाचक एंड श्रेणीवाचक। ये बहुत छोटा सा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा लंबा लंबा नहीं पढ़ना है। समानाधिकार समुच्चय बोधक के 4 भेद है, संयोजक, परिमाणवाचक, विरोधवाचक एंड विभाजक। इसका डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है 4th नंबर में विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का डेफिनेशन है और उसके एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स होते हैं आहा कितना सुंदर फूल है, आहा इसमें इंटरजेक्शन है। ओह गिर गई, ओह इसमें इंटरजेक्शन है। फिर उसके टाइप से अभी आते हैं 12th नंबर चैप्टर पे। इसमें है पद परिचय। पद परिचय को इंग्लिश में बोलते हैं पार्सिंग। वाक्य में प्रयुक्त पदों को व्याकरण के अनुसार परिचित कराना, उसे पद परिचय बोलते हैं। सो इसमें मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, फिर समुच्चय बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव, और कैसे उसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है चैप्टर, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं किया हुआ है, छोटा ही है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है 13 नंबर, वो है वाक्य रचना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंटेक्स। सार्थक शब्दों को व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वाक्य कहलाता है। तो इसमें वाक्य के अंग बताए जाएंगे, उद्देश्य, उद्देश्य जो सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और विधेय प्रेडिकेट। तो इसमें उद्देश्य, विधेय और वाक्य के प्रकार भी बताए जाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हैं जिसके बस डेफिनेशन ही है और 1-2 एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य का रचनांतरण बताया जाएगा, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताया जाएगा, जैसे सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो नेक्स्ट चैप्टर है 14th नंबर, अशुद्ध वाक्यों का संशोधन, करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस। वाक्यों में नॉर्मली जो अशुद्धि पाई जाती है उस पर फोकस किया गया है और उसके एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है कि कैसे उसको करेक्ट करना है। और फोकस किया गया है वो है लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियाँ जो बच्चे करते हैं वो बताया गया है। कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ जो करते हैं, क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी, अधिक पद संबंधी अशुद्धियाँ जो होती है, पद क्रम की अशुद्धियाँ होती हैं और फुटकर अशुद्धियाँ होती है। तो ये सारा इजी है। लिंग में जैसे गा, गी कहाँ पे यूज़ करना है, कारक में है कि प्रेजेंट पास्ट कहाँ यूज़ करना है, फिर सर्वनाम में है कि ही, शी, इट, हिंदी में जो हुआ, मैं, ये सारा कुछ कहाँ यूज़ करना है ढंग से, उसको करेक्शन के लिए बच्चों को बताया गया है। जैसे कि अशुद्ध वाक्य है अब खा लिया जाए, बट उसका शुद्ध वाक्य होगा अब खाया जाए। अशुद्ध वाक्य है गिरने पर उसे भारी कष्ट हुआ, बट उसका शुद्ध वाक्य है गिरने पर उसे बहुत कष्ट हुआ। 15वां चैप्टर जो है वो है विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुएशन। बोलते या पढ़ते समय भावों की स्पष्टता के लिए वाक्यों के अंत या फिर बीच में जो विराम लगाते हैं उन्हें लिखने समय जिन चिन्हों का यूज करते हैं वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो इसमें आपको पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक या संबोधन, उद्धरण चिन्ह, योजक,
जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कॉमा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमा एंड हाइफन बोलते हैं। इसके अलावा निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, उपविराम, जिसे इंग्लिश में डैश, साइन ऑफ फॉलोइंग, साइन ऑफ एब्रिविएशन, ब्रैकेट्स एंड कोलन बोलते हैं। उसके बारे में थोड़ा बहुत डेफिनेशन है कि कहाँ यूज़ करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी ये भी नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है अलंकार। अलंकार को इंग्लिश में बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। अलंकार शब्द का अर्थ, जैसा कि आप जानते हैं, होता है आभूषण या गहने। तो सुंदर वस्त्रों और आभूषण से मानव शरीर की शोभा बढ़ती है। वैसे ही कविता को सजाने संवारने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार शब्द और अर्थ के माध्यम से कविता को आकर्षक बनाते हैं हम लोग। तो कविता में चमत्कार भी दो तरह से लगाया जा सकता है, शब्दों के प्रयोग द्वारा और अर्थ सौंदर्य के द्वारा। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर शब्दालंकार के बारे में भी बताया गया है। उसके 3 टाइप्स है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। फिर अर्थालंकार का 4 टाइप्स होता है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एंड अतिशयोक्ति। फिर इस अर्थालंकार का जो टाइप उपमा है उसका भी टाइप्स वगैरह बताया गया है, जो कि बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बताया गया है। जैसे उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। फिर नेक्स्ट चैप्टर मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसे इडियम्स और प्रोवर्ब्स बोलते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तो उसे मुहावरा कहते हैं। अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाना का मतलब होता है कार्य करने से साफ मना कर देना। फिर अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब होता है कि अपना मतलब निकालना। फिर एक आध एग्जाम्पल्स भी हैं कि उसको कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स बच्चों को दिए गए हैं। मुहावरे बहुत सारे बताए गए हैं बच्चों को, ऑलमोस्ट 70 है। फिर इसके बाद है लोकोक्तियाँ। लोक प्लस उक्ति, इसका मतलब है जन समाज द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला कोई परंपरागत कथन। लोकोक्ति और मुहावरे का अंतर भी बताया गया है। जैसे कि लोकोक्ति आप अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। फिर लोकोक्तियाँ का कुछ बताया भी गया एग्जाम्पल, जैसे अंधों में काना राजा, ये पूरा सेंटेंस है। मतलब जहाँ पे बहुत कुछ गुणहीन लोग हैं, जिनका बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं है, उसमें कोई एक थोड़ा बहुत टैलेंट है, तो उसको बोलते हैं अंधों में काना राजा। इस हाथ दे उस हाथ ले, मतलब लेने का देना। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक ग्राहक। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो दोष था और दूसरा और लग गया। कंगाली में आटा गीला, मतलब मुसीबत में और मुसीबत आना। फिर होता है जो बहुत ही फेमस है, काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब बिल्कुल अनपढ़। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मतलब परिश्रम अधिक फल कम। इस तरह के 30-35 लोकोक्तियाँ भी बच्चों को बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 18 नंबर चैप्टर, जो कि है मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब ओरल एक्सप्रेशन। मौखिक अभिव्यक्ति के आवश्यक तत्व उसमें बताए गए हैं बच्चों को। भाषा की शुद्धता, उच्चारण की शुद्धता, भाव अनुरूप एवं सहज भाषा का प्रयोग, फिर प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, जिज्ञासा, रुचि को बनाए रखने के लिए। फिर मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप बच्चों को बताया गया है, जिसे कि 2 टाइप्स में बांटा गया है, औपचारिक और अनौपचारिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिर इसी में आगे भाषण बताया गया है, स्पीच। फिर आशु भाषण बताया गया है, एक्सटेम्पोर। वाद विवाद, जिसे डिबेट बोलते हैं इंग्लिश में। कविता पाठ, पोएट्री रीडिंग, समाचार वादन, न्यूज़पेपर रीडिंग। फिर उद्घोषणा, मतलब प्रेजेंटेशन। अभिनय और संवाद, एक्टिंग एंड डायलॉग्स। इसके बारे में बच्चों को बहुत लेंदी नहीं किया गया, थोड़ा थोड़ा बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लिखित अभिव्यक्ति,
क्रिएटिव राइटिंग। इसमें बच्चों को संवाद लेखन के बारे में बताया गया, डायलॉग राइटिंग के बारे में बताया गया है। जैसे कि कोई भी टॉपिक दिया जाता है बच्चों को, दो मित्रों की बातचीत या संवाद। तो फर्स्ट मित्र जो है रितेश, मयंक तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? दूसरा लिखा, मैंने बताया तो था तुम्हें, मैंने श्यामक डावर की शाम के डांस क्लास में जाना शुरू किया है। तो इस तरह से दोनों का कॉन्वर्सेशन आगे जाएगा। इस तरह से लिखना है बच्चों के किसी भी टॉपिक पे। इसमें कुछ टॉपिक्स दिया भी गया है बुक में। फिर सेकंड है चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। इसमें बच्चों को चित्र दिखा के या फिर बना हुआ जो पिक्चर है उसके ऊपर स्टोरी राइटिंग करनी है। फिर थर्ड है सूचना लेखन, नोटिस राइटिंग। जैसे कि स्कूल वगैरह में नोटिस लिखना होता है कि आज ये नोटिस लगाया, तो वो कैसे लिखते हैं वो बताया है। फिर फोर्थ है विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट। वो कैसे लिखते हैं, जैसे कि कोई केश तेल है तो उसमें लिखते हैं लंबे घने मजबूत काले बालों के लिए आज ही अपनाइए लहराते बाल पाइए। इस तरह से जो कुछ शब्द होते हैं वो मोस्टली यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में जैसे कि कोई भी टॉपिक दिया जाता है उसके बारे में लिखना होता है। फिर है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। उसमें औपचारिक लेटर कैसे लिखते हैं और औपचारिक लेटर कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताया गया। और कुछ लेटर्स बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए भी गए हैं। आपको करीब इसमें 8-10 एग्जाम्पल्स लेटर्स के मिल जाएंगे जो कि डिफरेंट जैसे स्कूल में लिखना है या फिर पेरेंट्स को लिखना है। फिर नेक्स्ट है निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में बच्चों को बहुत सारे ऐसे दिए भी गए हैं और वो कैसे लिखते हैं पहले वो बताया गया है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, नैरेटिव ऐसे है या फिर रिफ्लेक्टिव ऐसे है या फिर इमोशनल ऐसे है, जो कि ऐसे का 4 टाइप्स होता है। तो उसके बारे में बताया भी है। दशहरा पे, गुरु पर्व पे, बहुत सारे फेस्टिवल्स पे बताया गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे का जो कि बच्चों को बताया गया है। फिर नेक्स्ट है प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन लेखन को इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। उससे बच्चों को कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ऐसे इतना लंबा नहीं है, ऐसे बहुत ही लंबा है, उसमें बहुत सारे ऐसे थे, बट इसमें बस 2-3 है, 1 पेज का बस है। उसके बाद नेक्स्ट है सार लेखन, प्रेसिस राइटिंग। उसमें भी बच्चों को बताया गया सार लेखन के उदाहरण, जैसे कि सार, शीर्षक क्या क्या होता है, कैसे उसमें लिखते हैं। जैसे कि सार है, सभी तरह के त्यौहार अपनी विशेषताओं और क्षेत्रीय प्रभावों के साथ राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक एकता को दृढ़ करते हैं। तो ये पूरा लिखने का सार हुआ। इतना लंबा मैंने लिखा, कोई कैसे लिखा तो उसका सार लेखन ये हुआ, उसका मेन मतलब वो हुआ, समरी हुआ। और उसका शीर्षक क्या हुआ, तो त्योहारों का महत्व। तो ये चैप्टर लंबा है। इस चैप्टर में क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और वो लंबे लंबे हैं। अब ये नेक्स्ट 20वां चैप्टर वो है अपठित बोध। अपठित बोध को इंग्लिश में बोलते हैं अनसीन पैसेजेस। अनसीन पैसेजेस में गद्यांश बताया गया है बच्चों को, फिर अपठित बोध बताया गया है वो क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर पद्यांश के बारे में बताया गया है। अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों में मुख्य बल भाव बोध होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। जैसे कि मैं झील हूँ, उकता गई हूँ, अब चाहती हूँ बहना, बोरा गई हूँ। ये लास्ट चैप्टर है और ये भी लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये बुक कंप्लीट होता है। तो हिंदी में मेन जो है वो हिंदी व्याकरण तथा रचना, जो एक किताब था, पुस्तक था, ये है। इसके अलावा इसका एक और बुक है जो कि स्टोरीज और पोएम्स का है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके अलावा आपको क्लास 5 के सारे सब्जेक्ट के सिलेबस हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाइए और मेरे चैनल पे चेक करिए। इसके अलावा आपको क्लास 8 का कौन कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए आप ज़रूर बताएं कमेंट करके हमें। देखने के लिए धन्यवाद।